राजनीति में ना कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो सब कुछ बदल देता है। और 2026 में नेपाल में बिल्कुल यही हुआ। ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक केस स्टडी है कि कैसे एक पूरी पीढ़ी का गुस्सा, उसकी हताशा एक जमे जमाए पॉलिटिकल ऑर्डर को पूरी तरह से उखाड़ फेंक सकती है। चलिए समझते हैं कि ये राजनीतिक भूकंप आखिर आया कैसे। 182 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो आंकड़ा है जिसने नेपाल की राजनीति को हिला के रख दिया। सोचिए, 275 सीटों वाली संसद में इतनी सीटें एक बिल्कुल नई पार्टी को मिली, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या आरएसपी। एक ऐसी पार्टी जिसका कुछ साल पहले तक कोई वजूद ही नहीं था, और उसने आते ही एक तरह से पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया। अब जरा इस बदलाव के स्केल को समझिए। 2022 में आरएसपी के पास कितनी सीटें थीं? सिर्फ 20। और 2026 में सीधा 182। और दूसरी तरफ जो पुरानी पार्टियां थीं उनका हाल देखिए। नेपाली कांग्रेस जो दशकों से पावर में थी, 89 से लुढ़ककर 38 पर आ गई। और सीपीएन यूएमएल का तो और बुरा हाल हुआ, 78 से सीधे 25 पर। मतलब ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये तो एक पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था का सफाया था। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया कैसे? देखिए, हर बड़ी आग की तरह ना इसकी भी शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से हुई थी। ये बात है सितंबर 2025 की। सब कुछ सिर्फ कुछ ही दिनों में बदल गया। 4 सितंबर को सरकार ने एक फैसला लिया। फेसबुक, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। और बस यही फैसला वो चिंगारी बन गया। 8 सितंबर आते आते जेनजी, मतलब जो युवा पीढ़ी है, वो सड़कों पर थी। कोई नेता नहीं था, बस छात्रों का एक हुजूम था जो संसद की तरफ बढ़ रहा था। अगले ही दिन 9 सितंबर को, जिसे डे ऑफ रेज कहा गया, हालात बिगड़ गए, प्रदर्शन हिंसक हो गए और नतीजा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। और इसके ठीक 3 दिन बाद 12 सितंबर को राष्ट्रपति ने संसद भंग की और नए चुनावों का ऐलान कर दिया। सोचिए, एक हफ्ते से भी कम समय में सत्ता का पूरा ढांचा ढह गया। और देखिए, ये कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था। उस डे ऑफ रेज के दौरान जो हिंसा हुई, उसकी एक बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। और इसी घटना ने लोगों के मन में ये बात और पक्की कर दी कि अब बदलाव लाना ही होगा। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि अब पुरानी राजनीति की तरफ वापस जाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। लेकिन जैसा हमने कहा, सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली आग तो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। ये आग थी एक पूरी पीढ़ी की हताशा की, उसके गुस्से की। इस आंकड़े पर गौर कीजिए। नेपाल की 56% आबादी, मतलब आधे से भी ज्यादा लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। ये एक बहुत बड़ी युवा शक्ति है। और ये पीढ़ी ये महसूस कर रही थी कि जो पुराने जमे जमाए नेता हैं, उनसे उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। उन्हें लग रहा था कि उनकी बातें, उनके सपने कोई सुन ही नहीं रहा। और इस असंतोष की वजहें भी बहुत गहरी थीं। एक तरफ तो था बड़े पैमाने पर फैला हुआ भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ युवाओं के लिए नौकरियां नहीं थीं, बेरोजगारी बढ़ रही थी। अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि देश के टैलेंटेड युवा ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहे थे, मतलब देश छोड़कर बाहर जा रहे थे। और इन सब के ऊपर भाई भतीजावाद, जिसे सोशल मीडिया पर #NepoKids जैसे ट्रेंड्स ने और उजागर कर दिया। युवाओं को साफ साफ दिख रहा था कि ये करप्ट सिस्टम उनका भविष्य खा रहा है। और ये देखिए, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के अमिश राजमुल्मी की ये बात दशकों की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को साफ दिखाती है। वो कहते हैं कि 1990 में लोकतंत्र आने के बाद से नेपाल में 27 प्रधानमंत्री बदले और किसी का भी औसत कार्यकाल 1 साल से ज्यादा नहीं रहा। सोचिए, इस तरह की अस्थिरता ने लोगों को कितना थका दिया होगा। लोग बार बार बनती बिगड़ती सरकारों और सत्ता के इस खेल से तंग आ चुके थे। उन्हें बस एक स्थायी समाधान चाहिए था। और इसी हताशा और गुस्से के माहौल में एक नई पॉलिटिकल फोर्स का उदय हुआ, एक ऐसी ताकत जिसने इस पूरे माहौल को एक जबरदस्त चुनावी जीत में बदल दिया। ये थी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, यानी आरएसपी, और इसका चेहरा थे बालेन शाह, जो एक रैपर से राजनेता बने थे। लोगों ने उन्हें एक आउटसाइडर की तरह देखा, एक ऐसा चेहरा जिसका पुराने करप्ट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं था। उनकी पार्टी का वादा भी सीधा और साफ था, एक टेक्नोक्रेटिक एंटी करप्शन सरकार जो सिर्फ और सिर्फ सुधार और आर्थिक विकास पर फोकस करेगी। आरएसपी ने लोगों के सामने एक बिल्कुल साफ चॉइस रखी। एक तरफ थी पुरानी व्यवस्था जो जोड़ तोड़ और नाजुक गठबंधनों की राजनीति पर चलती थी, और दूसरी तरफ थी आरएसपी जो टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का वादा कर रही थी।
ये जमे जमाए एलीट्स के खिलाफ भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक सीधा सीधा ऐलान था और लोगों ने इस विकल्प को हाथों हाथ लिया। इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी सिंबॉलिक जीत तो तब हुई जब आरएसपी के बालेन शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उन्हीं के अपने गढ़ में हरा दिया। ये एक बहुत बड़ा संदेश था, बिल्कुल साफ, कि पुराना दौर अब खत्म हो चुका है। और ये हार सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं थी। अपनी सीट गंवाने वालों की लिस्ट देखिए। 2 पूर्व प्रधानमंत्री, 10 पूर्व उप प्रधानमंत्री, सदन के पूर्व स्पीकर और न जाने कितने ही पूर्व मंत्री। ये एक तरह से पूरी की पूरी पॉलिटिकल एलीट का सफाया था। तो ठीक है, ये ऐतिहासिक जीत तो हो गई, पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा? इस नई सरकार के सामने अब कौन सी चुनौतियां हैं और मौके कौन से हैं? देखिए, देश के अंदर सबसे बड़ी चुनौती तो है पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी। ये सरकार नहीं है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो कि एक बहुत बड़ा मौका है। संसद में इतना बड़ा बहुमत मिला है जो दशकों से गायब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकता है। अब उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लोगों को ठोस नतीजे चाहिए और इस जनादेश पर खरा उतरना ही आरएसपी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन बात सिर्फ नेपाल की अंदरूनी राजनीति की नहीं है, इसका एक बहुत अहम जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि नेपाल की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है अपने 2 बड़े पड़ोसियों भारत और चीन के बीच। और ऐसा लगता है कि नई सरकार की फॉरेन पॉलिसी विचारधारा से ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है। भारत के साथ वो सिर्फ पुराने रिश्तों से आगे बढ़कर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वहीं चीन के साथ उनका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाना और ट्रेड को बढ़ाना। मतलब साफ है, वो दोनों ही पड़ोसियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि शिशिर प्रियदर्शी ने द डेली पायनियर में लिखा है, काठमांडू से संदेश साफ है, नेपाल की राजनीति बदल रही है। भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसका नजरिया भी इसके साथ बदले। इसका सीधा मतलब है कि भारत जैसी ताकतों को भी काठमांडू के इस नए मिजाज को समझना होगा और अपनी अप्रोच बदलनी होगी। अब पुराने समीकरण काम नहीं करने वाले। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या नेपाल में जो हुआ वो सिर्फ एक देश की कहानी है, एक अनोखी घटना, या फिर ये दुनिया भर में जो युवा पीढ़ी का गुस्सा है, जो पॉलिटिकल चेंज की लहर है, ये उसकी एक झलक है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले सालों में कई दूसरे देशों में भी देखने को मिले। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।